class we discussed about exercise 3.4 in which we find out prime factorizations of numbers, and now in today's class we discuss about highest common factor, that means HCF, and there are three methods to find out the HCF of any two numbers, any three numbers or more than three numbers. So these are, first one is common factor method, second one is prime factorization method again, and third one is long continuation division. The first question is फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे क्या करना है, कॉमन निकालने के या फैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे इनके। तो फर्स्ट है हमारे पास 25, तो 25 के फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 तो होता ही और 25 भी होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 + 5 = 7, 3 से डिविजिबल नहीं है। देन 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल होगा के लिए नहीं। देन अगेन आगे किससे होगा, सिर्फ 25 से। इसके फैक्टर हो गए हमारे पास 20। ना 15 के लिए देखेंगे, 1 तो होगा इसका और 15 भी। ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 भी क्या है यहाँ पे 5 से डिविजिबल है और किससे 15 से। तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स क्या बन गए यहाँ पे 1 और 5 क्या है यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना है, हमें 16 और 18 के निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 के फैक्टर्स देखते हैं। 16 के क्या हो जाएंगे, 1 तो हो गई, 2 भी 4 से भी डिविजिबल है, 16 8 से भी डिविजिबल और अगेन 16 से ऐसे, ठीक है। 18 जो है वो 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है और किससे 9 एंड 18, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या बन गया अगर हमारे पास यहाँ पे कॉमन जो है हमारे पास वो क्या है 1 है, 2 भी है और उसके अलावा क्या है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ 1 और 2 है यहाँ पे। तो इसका कॉमन अगर हम HCF निकालेंगे तो यहाँ पे कितना था HCF इनका 5 और यहाँ पे कितना है इसका 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है, वहाँ पे HCF निकालना है बाय द कॉमन फैक्टर मेथड। तो ऐसे ही सेम करना है, लेकिन वहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने कॉमन फैक्टर्स तो निकाल लिया, अब उनमें से हाईएस्ट कौन सा, देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हमारे पास दीज है और यहाँ हाईएस्ट है 5, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 5। इसी तरह यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो 2 इज द HCF ऑफ दीज नंबर। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सेम ऐसे ही, सिर्फ वहाँ पे HCF लिखना है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखे वो, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट थर्ड में है हमारे पास फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके वहाँ पे क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो फर्स्ट नंबर इज 36, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए प्लस साइन होता है ऐसे। इसके बाद ये नंबर किससे डिविजिबल है 2 से, ठीक है। तो 2 और 18 आ गया, 2 से अगेन डिविजिबल है, 2 9 सा 18। नाउ 9 किससे डिविजिबल है 3 से, 3 3 सा 9 एंड 3 1 जा 3। ये फैक्टर्स हो गए हमारे पास। इसके नाम 72 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 जा एंड 2 6 जा। देन अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 18 पे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और 84 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिविजिबल, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 4, तो 2 4 जा एंड 2 2 जा, देन 2 21। अब 21 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो 3 से करेंगे, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। यहीं तक हो गया हमारे पास। इन सब के हमने फैक्टर्स लिखे यहाँ पे। 36 के फैक्टर हो गए यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। 72 जो है उसके फैक्टर्स लिखे यहाँ पे हो गए हैं 2 × 2 × 3 × एंड 3, सॉरी एक और 2 है तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और 84 जो है उसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास 2 × 3 × 7। तो यहाँ पे आप कॉमन क्या क्या दिख रहे हैं, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं 2 × 3 × 7, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, ये वाला 2 भी कॉमन है यहाँ पे, तो इसको भी यू कर लो। और 3 भी क्या है यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है हमारे पास 20, तो HCF क्या हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट जो हमारे पास है कॉमन तीनों में, तो 2 × 2 × 3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 × 3 इज 12। तो यहाँ पे क्या करा है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है वैल्यूज का, उसके बाद सारे फैक्टर्स को हमने यहाँ पे लिख दिया और जो कॉमन है तीनों में जो कॉमन है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ
ऊपर और नीचे। जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, इन दोनों में 3 कॉमन, लेकिन थर्ड जो है हमारे पास उसमें 3 एक और बार नहीं है, तो वहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे। जो तीनों में कॉमन है उसी को लिखना है, और HCF क्या हो जाएगा उन सबका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट वन इज फाइंड करना है HCF। अब थर्ड मेथड है जो कि हमारे पास कॉन्टिन्यूड लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास 3 नंबर्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो पेयर लेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट वाले टर्म को अभी के लिए हम यहीं रहने देते हैं। जो 2 टर्म्स है उनमें हम क्या करेंगे, डिवाइड साइन बनाएंगे, और यहाँ पे जो बिगर टर्म है उसको अंदर और जो स्मॉलर टर्म है उसको बाहर। ठीक है, क्या करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 3 में से हमने क्या करा है, जो सबसे ग्रेटेस्ट थी उस वैल्यू को अभी के लिए यहीं पे रखा है, और जो 2 वैल्यूज है उनमें से ग्रेटेस्ट जो होगा वो अंदर और जो स्मॉलेस्ट हो बाहर होगा। ठीक है, now 60 1 is 60 because 62 is 120 and 120 is greater than this one, so 3 और ये 6। अब क्या करेंगे, यहीं पे डिवाइड साइन बनाएंगे। ठीक है, और ये जो 60 अब बाहर था ये क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। now 36 1 is 36 and 36 2 is 72 which is greater than 60, so 36 1 जाएगा, ये कितना आ गया 4 और यहाँ पे 2। अब 24 यहाँ पे अगेन साइन बनाएंगे और क्या हो जाएगा, अब अंदर क्या आ जाएगा 36। ठीक है, अब 24 1 पे ही जाएगा अगेन, कितना आ गया 2 and 1 और ये अगेन फिर क्या हो जाएगा 12 के, अब क्या होगा 24 अंदर आएगा और 12 2 का कितना होता है 24। तो अब हमारे पास जो नंबर आया है वो कितना आया है यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज के लिए, अगर 60 और 96 के लिए हम HCF देखें तो कितना है 12। अब इसी 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 150 से। ठीक है, तो इसी 12 को क्या करना है 150 से डिवाइड, तो 12 बाहर और 150 अंदर, 12 1 जा 12 3 0, 12 2 जा 24, तो कितना आ गया 6। अब वही अगेन डिवाइड साइन बनाएंगे और ये वाला अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12। तो इन तीनों का फैक्टर जो HCF आया वो कितना है हमारे पास 6। सो HCF अगर हमें लिखना है इन तीनों नंबर्स का, वो कितना है 60 90 और 150 का हमारे पास HCF कितना आया है 6। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, 3 वैल्यूज है यहाँ पे, तीनों में से जो सबसे ग्रेटेस्ट है उस वैल्यू को अभी के लिए छोड़ दिया, और उसके अलावा जो 2 वैल्यूज थी उनमें से ग्रेटेस्ट साइन जो है वो डिवाइड के अंदर जाएगा और जो स्मॉलर है वो बाहर आएगा। ठीक है, 61 पे जाएगा बिकॉज 2 जा इससे ग्रेटर हो जाता है। 36 आया, जो रिमाइंडर आता है उसी के वहां पे डिवाइड साइन बना देते हैं और जो यहाँ बाहर है उसको अंदर ले लिया। ठीक है, तो 1 से डिवाइड हुआ 24। नाउ अगेन डिवाइड साइन एंड 36 विल कम इनसाइड द डिवाइड साइन एंड द रिमाइंडर विल बी 12। 12 की अगेन डिवाइड साइन बनाया और 24 विल कम इनसाइड of the divide sign. Now this will completely divided by 12. So 12 is the HCF for 60 and 96. ठीक है, 12 is the HCF for 60 and 96. But there is another term, third term which is 150. So 12 को अब हम डिवाइड किससे करेंगे 150 से। So 12 1 जा 12 30 आया था हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे 12 2 जा 24 होता है, 6 हो गया 6। अब हमारे पास क्या करेंगे 6 के यहाँ डिवाइड साइन एंड 12 विल कम इनसाइड एंड दिस विल completely divided by 6. So 6 is the HCF for all these 3 numbers. So rest of the parts same like as we did in the in board. So rest of the part you have to try yourself. So students, next exercise is 3.6 and in which we have to find LCM। LCM क्या हो जाएगा अब हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या हो जाएगा लीस्ट और कॉमन मल्टीपल। HCF क्या था हाईएस्ट और ये होता है लीस्ट, मतलब सबसे छोटा। मल्टीपल निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम लाइक है यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना है, तो 10 के हम फैक्टर्स लेंगे, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब 12 के करेंगे, 12 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। नाउ 18 के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो दीज आर द फैक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 के फैक्टर्स क्या है यहाँ पे 2 into 5, 12 के फैक्टर्स है यहाँ पे 2 into 2 into 3। ठीक है, और इसके अलावा क्या है हमारे पास 18 और 18 के क्या है हमारे पास 2 into 3 into 3। ठीक है, तो अब हमें क्या लेना है यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है यहाँ पे, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स, और इसके अलावा क्या है हमारे पास और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है कि इनमें कॉमन और जो अनकॉमन है सभी का क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ देखो
3 जो है इन दोनों में कॉमन है, इसको हम एक कलेक्ट करेंगे। अगर दो हमारे पास, जैसे यहाँ पे एचसीएफ में क्या था, सिर्फ 3 वाले नंबर्स को ही हमने कॉमन में लिया था, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 जो तीनों में कॉमन है उसको, फिर उसके बाद जो 2 में कॉमन है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे वालों में, ठीक है। इसके बाद जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो कॉमन है 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी है उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी द एलसीएम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 2 18 10 180, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया इनका 180। तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एचसीएफ में हम यहाँ कॉमन ही लेते हैं और एलसीएम में हम कॉमन और इसके अलावा जो अनकॉमन है उनका भी प्रोडक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गॉट ऑल द कंटेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग 6th क्लास, मैं रेनू मैम आपकी हिंदी अध्यापिका। बेटा आज हम करेंगे पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े या खंड नहीं कर सकते। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे ये कुछ वर्ण दे रखे हैं आपके, क, ग, ए, म, च। देखो सभी के नीचे हलंत लगा हुआ। आदि वर्णों से मिलकर ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे प, उ, स, त, क, ए क्या बना, पुस्तक। ऐसे ग, ई, त, आ क्या बना, गीता। फिर है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, वर्णों को व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कि वर्णों का एक व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। कि जो हिंदी वर्णमाला है उसके अंदर क्या है, वर्णों का एक क्रम है, आप उसी क्रम में उनको लिखते हो, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर दे रखा है ए, आ, ई। तो सबसे पहले हमारे 11 स्वर आते हैं, उसके बाद में हमारे व्यंजन आते हैं। इस तरह से ये वर्णमाला है। अब है हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के शब्द वर्ण होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। एक तो स्वर और दूसरे व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला इस प्रकार की। हिंदी वर्णमाला किस प्रकार है, देखिए क्या क्या है इसके अंदर। स्वर है ये आपके 11, फिर है आपका अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनियाँ, अर्धचंद्र जैसे डॉक्टर में लिखते हैं हम, नुक्ता, ये ठीक है। आगे है इसके व्यंजन। फिर क्या है हिंदी वर्णमाला में, व्यंजन आते हैं। व्यंजनों में सबसे पहले आपके स्पर्श व्यंजन है। ये 5 जो वर्ग दे रखे हैं ये स्पर्श व्यंजन के, इसके साथ में ड और ढ जिनके नीचे आपके बिंदी लगी हुई है। फिर अंतस्थ व्यंजन आते हैं 4, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन 4, फिर संयुक्त व्यंजन 4। इस तरह से हिंदी में ड और ढ इन ध्वनियों का बड़ा महत्व है। ये दोनों ड ढ से भिन्न हैं, अतः बोलते और लिखते समय इन ध्वनियों को स्पष्ट करने में सावधान रहना चाहिए। कि देखो ध्यान रहे, ड और ढ यानी जो नीचे बिंदी लगी हुई शब्दों के प्रारंभ में कभी नहीं आते। इनके उच्चारण के अंतर को समझिए कि इनके जो ये हैं ये कभी भी क्या आते हैं कि शब्द के आगे नहीं आते। देखो मंडी, घोड़ा, डोर, बड़ा, डलिया, गाड़ी, ढोलक, पढ़ना। ढ है ढोलक और ये पढ़ना, ढना, ठीक है। ढेर, बढ़ई, ढाल, चढ़ाई, ठीक, चढ़ाई। तो ये इस प्रकार से कि जो नीचे बिंदी वाले जो आपके ड और ढ हैं वो कभी भी शब्द वर्ण जो शब्द है उसके पहले नहीं आते हैं। फिर आपके स्वर। स्वर क्या है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता उसे स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, या फिर कह सकते हैं कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी में 11 स्वर हैं। ये 11 स्वर हैं आपके ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 2 अयोगवा हैं आपके अनुस्वार और विसर्ग। जो पीछे बिंदी लगी होती है बेटा उसको विसर्ग कहते हैं, ऊपर बिंदी उसको अनुस्वार। तो इनको क्या कहते हैं हम, अयोगवा। अंग और अह इसको क्या कहते हैं हम, अयोगवा कहते हैं। फिर है स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं, तो स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर और
दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? 4। ये कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। फिर है आपके दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें कहते हैं हम दीर्घ स्वर। हिंदी में 7 दीर्घ स्वर हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब है स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, परंतु जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तो इनका स्वरूप बदल जाता है। इसके लिए स्वर की मात्राएं प्रयोग में की जाती हैं। कि वैसे तो स्वरों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, लेकिन जब हम इसको व्यंजन में मिलाते हैं तो इनकी मात्राएं होती हैं, उस तरह से इनको प्रयोग किया जाता है। ए को छोड़कर सभी की क्या है? मात्राएं हैं। कि ए की कोई मात्रा नहीं है, बाकी सभी की मात्रा है। आप जानते हो सभी, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अयोगवा है वो ऊपर बिंदी और विसर्ग है पीछे। ठीक है। सभी व्यंजन ए की सहायता से बोले जाते हैं। जब ए की ध्वनि नहीं मिली जाती तब व्यंजन के नीचे क्या लगाया जाता है? हलंत लगाया जाता है। और रे में ऊ और बड़े ऊ की मात्रा नीचे नहीं बल्कि सामने बीच में लगाई जाती हैं। इस तरह से ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। आगे है आपके अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु है जिसे शिरोरेखा के रूप पर लगाया जाता है, जैसे कंस, गंगा, बंधन आदि। जब पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है तब वहां पर अनुनासिक लगाया जाता है। इसमें चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे गांव, चांद, गूंज आदि। विसर्ग है। इस ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है। यह स्वर नहीं है, इसे ए के साथ जोड़कर अंक अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय शब्द के अंत में ही किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि। फिर है आपका व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें कहते हैं हम व्यंजन। इसके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में 33 + 2 35 व्यंजन है, परंतु 4 संयुक्त व्यंजन मिलाकर कुल 39 व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद हैं। अब आपके व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अब आपके स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जो आपके सबसे पहले हमने पढ़े थे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करते हुए निकलती है उन्हें कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 27 है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। फिर है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु बहुत कम देर रुकती है। जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं, पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। ये आपके अंतस्थ व्यंजन 4 हैं: य, र, लैव। ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह में रगड़ खाने के कारण हवा में ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है। इनकी संख्या भी 4 है। ये है आपके तीनों श, स है। संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है: श, त्र, ज्ञ और श। जो आपका श है ये क और स से मिलकर बना है। ज्ञ है वो ज और न से। त्र है त और र से। श है स और र से। फिर है द्वित व्यंजन। जब एक व्यंजन 2 बार आता है तब द्वित व्यंजन कहलाता है। कि जब एक समान जो व्यंजन है 2 साथ में आते हैं वो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। अब है र के विभिन्न रूप। कि र के हमें विभिन्न रूप पढ़े थे पहले भी, कि जब र स्वर रहित होता है तब अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जब र स्वर रहित यानी जब र में क्या होता है? स्वर नहीं होता, र कैसा होता है? आधा होता है, तो वो अपने से आगे वाले व्यंजन में लगाया जाता है। और जब र पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है और जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तो वो उसके नीचे लगाया जाता है। देखो इसमें सीधी बात यह है कि जब र है
जब रे कैसा होगा, स्वर रहित, रे कैसा होगा, स्वर रहित, तो वो अपने से पीछे वाले के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। और जब रे पूरा होगा और उसका जो व्यंजन है, उससे आगे वाला व्यंजन है, वो कैसा होगा, स्वर रहित, तो वो किसके, उसके नीचे लग जाएगा। जैसे पै रे, तो यहाँ पर पै आधा और रे कैसा है, स्वर सहित, तो यहाँ पर ये रे इसके नीचे लग जाएगा। सेम इसी में इसी तरह से होता है कि जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, जैसे टैट है, डैड है, तो इसके अंदर रे का जो पहले वाला जो स्वर सहित है वही रूप होता है, सिर्फ हम रे का रूप बदल कर कैसे कर देते हैं, इस तरह से। और स के साथ में रे का संयोग होने पर श्रेय होता है, जो हमने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था, और स के साथ में रे को इस तरह से लिखा जाता है। अब है आपका वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है, शब्द के वर्णों अर्थात स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। कि जब हम वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आज बेटा हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे कल वर्ण विच्छेद से दोबारा। थैंक यू। Students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video we continue our revision session of chapter 3rd, fiber to fabric, for class 6th. So students, in this chapter we do our short and long question answer type question. So in short answer type question number first is, why do we need clothes? हमें क्लोथ्स की नीड क्यों होती है, हमें क्लोथ्स के कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है? So answer is, clothes protects us from extreme heat or cold, snow, rain and also from insect bites. जो क्लोथ्स है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम हीट, कोल्ड, स्नो, रेन, ज़्यादा गर्मी से, ठंड से, बर्फ़ से, बारिश से, इन सब से। और जो क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसलिए हमें क्लोथ्स की नीड होती है, ज़रूरत होती है वियर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाट आर नेचुरल फाइबर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, उनको एग्जांपल के हेल्प से क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर इज, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं आर नोन एज नेचुरल फाइबर, उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल है कॉटन, जूट एंड वूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, स्टूडेंट्स लिस्ट एनी 3 यूजेस ऑफ कॉटन। कोई भी कॉटन की कोई 3 इस्तेमाल है जहाँ पे यूजुअली कॉटन का इस्तेमाल होता है, वो बताना है। तो आंसर यूजेस है, कॉटन फैब्रिक्स यूज टू मेक शर्ट, टी शर्ट, सूट्स एक्सेट्रा। जो कॉटन फैब्रिक होता है वो नेचुरल फाइबर है, तो उसका इस्तेमाल हम शर्ट, टी शर्ट, सूट्स एक्सेट्रा इन सब में करते हैं। आल्सो कॉटन पोर्ट्स यूज इन हॉस्पिटल। जो कॉटन पोर्ट्स होते हैं स्टेरिलाइज किया जाता है पहले कॉटन पोर्ट्स को, और उनको हॉस्पिटल्स में, अस्पताल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज्ड एज फिलर इन मैट्रेस एंड पिलोज। जो कॉटन है उसका इस्तेमाल फिलर मतलब भरने के लिए, कोई भी आपकी मैट्रेस है, पिलो, तकिया, कवर, इनको भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ इज, नेम एनी 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर कॉटन इज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। कोई भी ऐसे 3 स्टेट, 3 राज्य के नाम बताने हैं आपको इंडिया में जहाँ पे कॉटन है वो सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है, उगाई जाती है। तो आंसर है स्टूडेंट्स, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान आर द स्टेट वेयर कॉटन इज़ ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। इन 4 स्टेट में कॉटन की जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, डिफाइन सिंथेटिक फाइबर्स विद एग्जाम्पल। सिंथेटिक फाइबर के डिफाइन करना है उसके एग्जाम्पल के साथ। तो आंसर इज, फाइबर्स दैट आर मेड ऑफ बाय मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। वो फाइबर जो मैन मेड है, आदमियों ने बनाया है, किसका इस्तेमाल करके, किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करके, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर के नायलॉन, रेयॉन एक्सेट्रा, ठीक है। जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, जैसे नायलॉन एंड रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, हाउ इज़ वीविंग डिफरेंट फ्रॉम नीटिंग। जो वीविंग है वो नीटिंग से कैसे अलग हो सकता है। तो आंसर, नीटिंग क्या है, हम किसी चीज़ को बुन रहे हैं, ठीक है। आंसर इज, नीटिंग फैब्रिक्स हैव मोर इलास्टिसिटी दैन वूवन वंस। जो वूवन ऊनी कपड़े होते हैं उससे बजाय नीटिंग फैब्रिक्स है उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, इसलिए ये दोनों आपस में अलग होते हैं।
long answer type question. In this first question is describe history of beginning of the क्लोथिंग जो कपड़े हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी क्या हिस्ट्री है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। तो आंसर है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल आर फर्स्ट अर्लियर पीपल डिड नॉट वियर क्लोथ्स दैट वी वियर। जो पहले के पीपल होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते थे जो हम पहनते इस टाइम आपको अपनी डिज़ाइन अपनी मर्जी के काफ़ी सारे वैराइटीज़ मिलती है क्लॉथ में, लेकिन उस टाइम फर्स्टली ऐसा कुछ नहीं था। During Stone Age, people covered their body with leaves, bark of tree, also from animal skin. जो स्टोन एज के टाइम पे जो पीपल है वो अपनी बॉडी को किसके मदद से कवर करते थे, लीव्स की पत्तियों की मदद से, जो ट्री की पेड़ की छाल होती है उससे, या फिर एनिमल स्किन से अपनी बॉडी को कवर करते थे या उनका इस्तेमाल करते थे। इन अर्ली 16,000 ईयर्स अगो वूल यूज, आज से 6,000 साल पहले वूल ऊन का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट इज 3000 BC इन चाइना सिल्क कम्स इन एग्जिस्टेंस। जो सिल्क है उसका इस्तेमाल सबसे पहले चाइना में किया गया था, वो कि कब 3000 BC के टाइम पे। नेक्स्ट इन 3000 BC इन इंडिया, और वैसे ही 3000 BC इंडिया में 3000 BC के टाइम कॉटन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ वी गेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन प्लांट। हम कैसे कॉटन फाइबर्स को कॉटन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। सो आंसर इज कॉटन फाइबर इज अ प्लांट। जो कॉटन फाइबर होता है वो हम किसी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जो कि क्या होता है, सीड फाइबर होता है। ठीक है, that needs to be harvested and then separated from seed और cotton plant। और जो cotton fiber एक plant seed fiber है उसको हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, उगाएंगे उनको। उसके बाद हम उस जो फाइबर है उसको सेपरेट करते हैं, किससे, हार्वेस्टिंग के बाद सीड या जो कॉटन प्लांट है उनसे हम उसको फाइबर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ आर जूट फाइबर्स ऑब्टेन। जो जूट फाइबर है वो कैसे ऑब्टेन होते हैं। तो फर्स्टली जूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम स्किन और रिबन ऑफ प्लांट। जो जूट फाइबर होता है प्लांट की स्किन या रिबन से ऑब्टेन होता है। इजीली है, स्किन जो बाहर स्किन कवर होती है जूट फाइबर की उससे ऑब्टेन होता है। स्टेम होता है जूट फाइबर का, उनको हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में, जिसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो स्टेम ऑफ कट प्लांट टाइड एंड इमर्स इन वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रेटिंग। अब क्या करें, जो हमने जूट फाइबर की स्टेम को कट किया है हम उनको आपस में एक बंडल के रूप में क्या करेंगे, बांध लेंगे। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, पानी के अंदर सोक डुबा कर रख देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, रेटिंग कह रहे हैं। जब पानी ये जो आपका इमर्स वाटर के अंदर आपकी स्टेम डाली गई, हम उसको लगभग 1 वीक तक पानी के अंदर ही सोक करके रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जो आपका बंडल है स्टेम जूट फाइबर की स्टेम को, उसको हम बाहर निकालेंगे। हमें क्या पता चलेगा, आफ्टर दैट जूट फाइबर्स बिकेम सॉफ्ट एंड ड्राइड ईजिली। इसके बाद क्या, जब हम निकालेंगे हम ये देखेंगे कि जो जूट की स्टेम है वो काफ़ी इजीली सॉफ्ट हो जाती है, और इसकी वजह सॉफ्ट होने की वजह से हम क्या करेंगे, जब उसको ड्राई करेंगे तो इजीली आपके जूट के जो फाइबर है स्टेम से अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए और हम इजीली उनको वोवन कर सकते हैं, सिल सकते हैं फैब्रिक के अंदर। ठीक है, इसलिए जो जूट की स्टेम उसको पानी के अंदर सोक किया जाता है ताकि उनकी स्टेम क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, राइट डाउन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। तो आंसर, एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर, सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज इट इज़ ईजी टू वॉश एंड मेंटेन। जो सिंथेटिक फाइबर को आप इजीली वॉश कर सकते हैं और मेंटेन अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, इनको हैंडल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट इज डू नॉट गेट रिंकल्स एंड ड्राई ईजिली। जो सिंथेटिक फाइबर उनमें उनके क्लोथ्स में है क्या है, रिंकल्स नहीं पड़ते। ठीक है, और आसानी से सूख जाता है। रिंकल्स नहीं पड़ते तो हमें आयरन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती उन कपड़ों पे। नेक्स्ट इट इज़ फ्लेम रेजिस्टेंस एंड वाटरप्रूफ। जो है सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है, फ्लेम रेजिस्टेंट एंड वाटरप्रूफ होता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट। जो सिंथेटिक फाइबर है स्वीट पर एब्जॉर्ब नहीं करते, इसका मतलब है आपके पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो। ठीक है,
नेक्स्ट, डू नॉट पास एयर थ्रू दैम ईजिली। जो सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ होते हैं उनके अंदर क्या है, हवा ईजिली पास नहीं होती। अगर आपका पसीना नहीं पूछ पा रहे तो इसका मतलब आप उसके अंदर क्या है, हवा ईजिली पास आउट नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज इट कैच फायर ईजिली, सो डू नॉट यूज़ इन किचन। इसमें जो आपके सिंथेटिक फाइबर क्लॉथ्स है उनमें फायर है, आग है, आसानी से लग जाती है, जिसकी वजह से हम उनको किचन में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज इट इज़ सिंथेटिक फाइबर आर नॉट सुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। जो हॉट एंड ह्यूमिड गर्म और चिपचिपा वाला जो मौसम होता है उस मौसम में हम इन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं, एयर पास नहीं कर सकते। एयर पास नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, स्वीट आने लग जाएगी, पसीना आने लग जाएगी, गर्मी महसूस होने लगेगी। इसलिए हम इन कपड़ों को, सिंथेटिक फाइबर को हॉट और ह्यूमिड वेदर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Students, welcome to our online classes. This is for class 6th. In previous class, we complete our 4th chapter of geography, and today we start our 5th chapter of geography named Realms of the Earth. We do our short and long question answer of this chapter in this class because the exercise of this chapter we complete in previous class. Now let we start our today's class. First question is what is biosphere? कि biosphere क्या होती है? तो biosphere commonly biosphere is the narrow zone of contact between the three spheres where life can exist. कि बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जो 3 स्फीयर्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, उन तीनों का कांटेक्ट है, मतलब तीनों का ही मिश्रण है। एक नैरो जोन है ये जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 लेयर्स फाउंड इन द लिथोस्फीयर? कि 2 लेयर्स कौन सी हैं जो लिथोस्फीयर में पाई जाती हैं? फर्स्ट इज सियाल, आउटर लेयर, सेकेंड इज सीमा, इनर लेयर। Si plus Al and Si plus Ma, silica plus aluminium and silica plus magnesium. Our third question is state the importance of hydrogen and ozone. कि हाइड्रोजन और ओजोन जो गैसें हैं उनकी विशेषताएं बताइए। आवर आंसर इज इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इम्पोर्टेंस बताएंगे हम। इट हाइड्रेट द ह्यूमन बॉडी, कि ये ह्यूमन बॉडी को हाइड्रेट करके रखती है। यूज इन रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ओर्स, और जो मेटेलिक जो अयस्क हैं उनके यूज में रिडक्शन करती है, कमी करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन, ओजोन की इम्पोर्टेंस है अब प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज, कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से ये बचाती है। सेकेंड इज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू सर्वाइव ऑन द सरफेस, कि अगर ये लेयर नहीं होती तो अर्थ के ऊपर रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और बिटवीन दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। कि इकोसिस्टम एक ऐसा इंटरेक्शन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में और लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य और उसका जो बाहर का भौगोलिक एनवायरनमेंट है उनके बीच में एक कनेक्शन ही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। देखो जैसे मानव है, ऑक्सीजन से सांस लेता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, CO2 को बाहर निकालता है। उस CO2 को प्लांट्स लेके अपना खाना बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की कमी होती है और फिर वो अपना खाना बनाने के बाद फिर से ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, प्लांट्स ये काम करते हैं। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है उसको प्लांट्स पूरा कर देते हैं, और जो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उसको प्लांट्स लेके उसको कम कर देते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम बन गया ना, पारिस्थितिकी तंत्र बन गया कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के बिना ये पूरी नहीं हो सकती। Now we do the long question answer of this chapter. First question is what is the importance of water cycle? कि water cycle की क्या importance है?
डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस साइकिल, इस साइकिल की इम्पोर्टेंस बताइए। आंसर इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, कि वाटर साइकिल की क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट, इट इम्प्रूव द वाटर टेबल बिकॉज सम वाटर इज स्टोर्ड इन अर्थ, कि ये वाटर टेबल को इम्प्रूव करती है क्योंकि कुछ जो पानी है वो अर्थ में सेव होता रहता है। अगर अर्थ के अंदर पानी नहीं होगा तो जो हम अंडरग्राउंड जो वाटर है वो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि रेन तो हर टाइम नहीं होती और लेक्स और रिवर्स में भी हर जगह लेक्स और रिवर्स भी नहीं होती, तो अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत ही ज़रूरी है। इट प्रोवाइड फ्रेश वाटर इन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि ये प्रोवाइड कराता है हमें फ्रेश वाटर एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, ठीक है। थर्ड इज व्हेन वाटर इवेपोरेट इट टेक अप एनर्जी फ्रॉम इट सराउंडिंग्स एंड कूल द एनवायरमेंट, कि जब वाष्पीकरण होता है तो ये अपने चारों तरफ जो एनर्जी होती है, जो गर्मी होती है, जब उसको अपने अंदर ले लेता है और वातावरण को ठंडा बना देता है। आप देखते हो कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद उसके बाद जब हवा चलती है तो वो हवा ठंडी ठंडी होती है, तो वो किसके कारण होती है, कि वाटर वेपर्स के वायु में मिल जाने के कारण होती है। आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज स्टेट द कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर, कि एटमोसफेयर के कंपोजिशन के बारे में बताइए। द एटमोसफेयर इज कंसिस्ट मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि एटमॉस्फेयर मेनली किन गैसों से बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। गैसेज इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज कौन कौन सी है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, और बाकी की कौन सी गैसें हैं, CO2 है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ओजोन है 0.03%। अदर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। अदर कॉम्पोजिशन क्या है, वाटर वेपर्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं। आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द सीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या रीजन्स हैं। आंसर इज द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर, कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या रीजन्स हैं। सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वनों की अत्यधिक कटाई, मतलब हम वनों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। एक लिमिट के अंदर काटना ठीक है, उनकी जगह पे दूसरे प्लांट्स लगाना ठीक है, लेकिन उस जगह को साफ कर लेना, उसकी जगह पे इंडस्ट्री लगा देना, तो ये डिफॉरेस्टेशन है, वनों का अत्यधिक कटाव। सेकेंड इज यूज ऑफ व्हीकल्स। आज के टाइम में आप देखते हो कि कितने सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, हर व्यक्ति के पास हर घर में 2 या 3 अपने पर्सनल व्हीकल्स होते हैं। जब इतने सारे व्हीकल चलेंगे तो उनमें से जो धुआं भी निकलेगी और ये धुआं ही हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। थर्ड इज CFCs। CFCs कहाँ होती हैं, जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं, AC होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, CFC होता है, ठीक है। जो गैस होती है उनके अंदर CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। फार्मिंग, अब आप कहोगे कि फार्मिंग कैसे इफेक्ट करती है, क्योंकि जो इसकी भूसा या पराली होती है उसको जब हम जलाते हैं तो उसमें से CFC निकलती है और जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। फिफ्थ इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारा जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज में से, और जो इसमें से इंडस्ट्री में से जो गंदा पानी निकलता है उसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिस्टिंक्ट जोन ऑफ बायोस्फीयर, कि बायोस्फीयर की डिस्टिंक्ट जोन कौन कौन सी हैं। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट जोन्स इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर 3 डिस्टिंक्ट जोन है। फर्स्ट है कोर, प्रोटेक्टेड एरिया, इसको प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं, मतलब ये सेफ जोन है। सेकेंड इज बफर, लेस यूज बाय ह्यूमंस, इसको ह्यूमंस द्वारा बहुत थोड़ा यूज किया जाता है। ट्रांजिशन जोन, एरिया ऑफ कोऑपरेशन, कि ट्रांजिशन जोन होती है ये एरिया ऑफ कोऑपरेशन होती है, मतलब यहाँ पे सेटलमेंट होती है, ऑफिसेज होती हैं, यहाँ पे खेती भी होती है। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर ये जो बाहर वाली जोन है ये ट्रांजिशन जोन है, ये फिर बीच वाली जिसके अंदर सेटलमेंट है और ऑफिसेज हैं, ये जो बीच वाली है ये बफर जोन है, एंड जो ये अंदर वाली है ये कोर एरिया है। ओके, जो अंदर का एरिया है वो कोर एरिया है। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज how are the different types of landforms
सॉरी स्टूडेंट्स, ये यहीं तक था. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी वेल. In this chapter we read about biosphere, the gases, कि अपने एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैसेस हैं. तो अपने एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. उसके बाद तो बहुत सारी गैसेस हैं. CO2 है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑर्गन है, ओजोन है. ठीक है. उसके बाद हमने जो 3 जोन्स हैं बायोस्फीयर की उनके बारे में पढ़ा. तो उनमें कौन कौन सी जोन है. ट्रांजिस्टन जोन है, सेटलमेंट जोन है, कोर एरिया है. ट्रांजिस्टन जोन के अंदर सेटलमेंट, ऑफिसेज, क्रॉपिंग आते हैं. फिर बफर जोन है, फिर कोर एरिया है. कोर सबसे अंदर का है. ठीक है. आपने जो हमारा अर्थ इंटीरियर उसके अंदर भी देखा है कि जो सबसे लास्ट वाली होती है वो क्या कहलाती है, कोर कहलाती है. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस वेरी वेल. रिवाइज them again and again for your exams. Thank you. Have a nice day. Hello student, welcome you to online classes of MLP School Rajpura. Student, I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject GK and class is 6th and chapter is 14 and 15. Our chapter number 14 is famous educator. Here some personalities are given to related to education. Okay, student, these persons achieve a special excellence in their field of education. Okay, our first is he is headed the India's Atomic Energy Commission 1984 to 87 and served as a Secretary of Defense from 1992 to 92. He was India's nuclear physicist who played a key role in development of India nuclear weapons programs. Okay, इन्होंने एटॉमिक एनर्जी कंपनी में वर्क किया था एज ए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड एक ही न्यूक्लियर फिजिशिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना उसके प्रोग्राम को डेवलप करने में. तो आंसर इज रामन्ना राजा. ओके, नेक्स्ट वन इज ही इज एन इंडियन साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियन. ये एक साइंटिस्ट भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे. हु प्ले ए लीडिंग रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम. इन्होंने भी मिसाइल बनाने में भारत में बहुत ज्यादा योगदान दिया. ही अर्न हिमसेल्फ ए निक नेम मिसाइल मैन. और इसको किस नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से भी. तो आंसर इज, और ये भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके 2002 में. तो आंसर इज APJ अब्दुल कलाम. Next one is he is an Indian mathematician who had made fundamental contribution to the structure theory of regular semigroups. He was also instrumental in popularizing the text software in India. He is, उसका नाम क्या है, KSS नम्बरीपद. ओके, तो ये एक मैथमेटिशियन भी थे और इन्होंने जो थ्योरी ऑफ सेमी ग्रुप है वो प्रोवाइड की थी और ये एक इंस्ट्रूमेंटल में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था जो टेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंडिया में डेवलप हुआ था उसमें. नेक्स्ट वन इज ए फेमस इंडियन मैथमेटिशियन हुज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नंबर इंक्लूडिंग पायनियरिंग डिस्कवरीज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल फंक्शन. इन 1981 ही बिकम फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन. ये भी एक फेमस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नंबर्स थ्योरी में पायनियरिंग जो डिस्कवरी थी उनको डेवलप किया था. तो आंसर इज S रामानुज. नेक्स्ट वन इज ही वाज द रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज. मीन्स इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता था किसमें, फिजिक्स में 1930 में. और इन्होंने डिस्कवरी भी की थी. आंसर इज CV रमन. नेक्स्ट वन इज ही इज एन astrophysicist who is a proponent of steady state cosmology. He was developed the conformal gravity theory. Answer is Vishnu Narlikar. So student, these are the famous educator of India. You have to learn their name for their beautiful work. Okay. नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 15 इंडिया एट ए ग्लांस. मीन्स इंडिया के बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पे
तो आपको उनको कंप्लीट करना है. सेंटेंस दिए गए हैं. ओके, फर्स्ट वन इज, और ये किससे रिलेटेड है? जो सेवन सिस्टर मीन्स जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है 7, उनसे ही रिलेटेड है सारे. फर्स्ट वन इज द असमे वोमेन वियर ए लॉन्ग स्कर्ट अलोंग ए चादर विद ए चादर, बट इज इट्स नेम. तो इसका क्या नाम है? मेखला. नेक्स्ट वन इज पीपल ऑफ विच स्टेट आर मोस्टली क्रिश्चियंस एंड स्पीक इंग्लिश एंड मिजो. ऐसा कौन सा स्टेट है उन 7 सिस्टर्स में जिसमें लोग मिजो और इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं? आंसर इज मिजोरम. नेक्स्ट वन इज नेम द स्टेट हुज कैपिटल इज इम्फाल. तो आंसर इज मणिपुर. नेक्स्ट वन इज नेम द कंट्री बाय विच त्रिपुरा इज सराउंडिंग ऑन 3 साइड्स. ऐसा कौन सा देश है जिसे त्रिपुरा तीनों तरफ से टच हो रखा है? तो आंसर इज बांग्लादेश. नेक्स्ट वन इज इंडिया नोटिस म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर R.D. बर्मन एंड हिज फादर S.D. बर्मन है फ्रॉम विच स्टेट. ये कौन से स्टेट से जो बिलोंग्स करते हैं? त्रिपुरा. नेक्स्ट वन, द ब्यूटीफुल जोग्स फॉल इन कर्नाटका आर ऑन द फुलिंदावलैंग्स रिवर. तो आंसर इज सरस्वती. नेक्स्ट वन, द वाटर ऑफ द अरबियन सी इन द इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल मीट एट त्रिवेणी संगम. ठीक है, अरब सागर और भारतीय जो सागर है वो और बे ऑफ बंगाल तीनों कहाँ पे मिलते हैं? त्रिवेणी संगम में. नेक्स्ट वन इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया. द त्वंग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. कहाँ पे लोकेटेड है ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री? आंध्र प्रदेश में. नेम द फैंटास्टिक वाटरफॉल सिचुएटेड इन आइजवल इन मिजोरम. तो आंसर इज बंतवंग. क्वेश्चन नंबर 10 इज fill in the blanks is one of the most oldest language of India. तो आंसर क्या है इसका? तमिल. नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ केरला कौन सा है? कोची. नेक्स्ट वन, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द फेमस आइलैंड्स ऑफ अरबियन सी. जो अरब सागर है उसका फेमस आइलैंड कौन सा है? लक्षद्वीप. नेक्स्ट वन इज कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप कौन सी है? कवरती. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, द लैंग्वेज मोस्ट कॉमनली यूज इन आंध्र प्रदेश कौन सी है? तेलुगु. नेक्स्ट वन, लैंड ऑफ स्पाइसेस मीन्स मसालों का शहर कौन सा होता है? किसे माना जाता है? केरला को. सो स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न ऑल दीज क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियाज वेरियस स्टेट. ओके. Your English grammar teacher. Students, we completed with the present tense with four kinds of present tense, and now today I will start with the past tense. And in past tense also we are having 4 kinds. As you know, we are having first is simple past tense. I will give you the rule. First of all, I will give you the rule of simple past tense according to the affirmative. First of all, I will give you the rule according to the affirmative. Affirmative is subject plus second form of the verb plus object. With second form of the verb, we identify the past tense. Affirmative rule is the same. Example is, I will give you the example of affirmative sentences. Rita wrote stories in her diary. So wrote is the second form of the verb you will use in the past tense. And according to the negative sentences, you have to put it between not. It means subject plus not plus second form of the verb plus object. In negative sentences, everywhere we will put not to make it negative. In positive sentences or affirmative sentences, we will write it down only second form of the verb. An example is, with not, in negative sentences we are going to put first form of the verb.
Rita, subject plus did not. It means Rita did not write stories in her diary. By putting did not, you will come to know about the negative sentences. In negative sentences, use did not and first form of the verb to make it negative sentences. And third one is interrogative sentences. In interrogative sentences, we are going to start with the helping verb, and that is helping verb plus subject plus first form of the verb plus object and plus question mark. So example is, did Rita write stories in her diary? We are asking the question, so it is interrogative sentences. And I give you all the rules according to the different kinds. This is affirmatives and simple past tense rule. This is negative rule. How to are going to use negative sentences in the negative sentences. This is interrogative, how you are going to put questions to the interrogatively. So we completed with the simple past tense, students. Now I will tell you the next one. Now I will tell you about the past continuous tense. Past continuous tense में आप हमेशा past tense में क्या करेंगे, second form of the verb use करेंगे ही. Now I will give you the rule of affirmative and the positive sentence. This rule is related to the affirmative and positive also. Rule is subject plus was were. According to the subject, you are going to use was and were plus ing plus first form of the verb plus object. So example is, with the example you will easily you have to identify and understand very clearly. Rita was, यहाँ पे हमने singular use किया, तो we will going to use singular helping verb. Rita was writing stories in her diary. So in this you are going to use was ing with the first form of the verb. Next is negative. In negative sentences you are going to put not, subject plus was and were plus not plus first form of the verb plus ing and plus object. Same as this, only you have to mention the not. Rita was not writing stories in her diary. Same thing is there, but in negative sentences you are going to put not. In affirmative sentences you are not going to put any not or never. In interrogative sentences, same thing is there, but only you have to not, you are not going to start with the helping verb first. Helping verb सब start करेंगे, was and verb plus subject plus first form of the verb plus ing and plus object, and at the end and you have to put it question mark. So helping verb से start करेंगे आप. Helping verb से start करेंगे, इसको क्या जाएगा, was Rita writing stories in her
diary, and at the end put the question mark. Same question is there you are asking about, and this is interrogative example. So I hope you understand the two types of past tense. Students, just clear this video. By seeing this video, you will understand these two types of tenses. Thank you everyone.